हाँ सुमित, मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो डायनेमिक डायपोल मोमेंट आपने बोला था, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम लोग ने बोला कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली जो जब कब हमें शो होता है सिग्नल, जब डायपोल मोमेंट चेंज करता है टाइम के साथ विद द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम के साथ जब डायपोल मोमेंट चेंज कर रहा है तभी आपका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डायपोल मोमेंट चेंज कर रहा है, ये आपके डिपेंड करता है और भी फैक्टर्स पे। और भी फैक्टर्स पे मतलब क्या, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? जैसे अगर मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन जो है वो कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्सिस जो है वो आपकी डिफरेंट है। वो जो एक्सिस होगी मॉलिक्यूल की, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, आपने केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है, उस केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर चैप्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री क्या है। और मॉलिक्यूल्स की, जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि सिमेट्री या स्टीरियोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो आईआर एक्टिव नहीं होते। ठीक है, सिमिलरली कि जो मॉलिक्यूल, मान लीजिए एक HCl एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें दो सिमेट आपके एक्सिस हैं रोटेशन के, ठीक है ना, रोटेशन के भी बहुत से एक्सिस हो सकते हैं। तो जब आपके रोटेशनल एक्सिस आपके परपेंडिकुलर हो रही है या फिर इन द प्लेन हो रहा है, तो जो मॉलिक्यूल जो वाइब्रेशन जो स्ट्रेचिंग आपकी हो रही है इन एक्सिस, वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो मोड ऑफ जो वाइब्रेशन है, जब जो मोड ऑफ वाइब्रेशन एक्टिव होते हैं वही आपके सिग्नल देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो डायनेमिक डायपोल मूवमेंट केवल टाइम पे ही नहीं डिपेंड करता है, आपका सॉल्वेंट हो सकता है, किस डायरेक्शन में आपका इस वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब स्ट्रेचिंग या बेंडिंग हो रही है, वो डायरेक्शन भी बहुत मैटर करती है। ये बहुत ब्यूटीफुली बैनवल में समझाया है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसका फिजिकल एस्पेक्ट बता देंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मॉलिक्यूल्स में जो डायनेमिक, इसीलिए डायनेमिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है कि जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो आपके हर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे क्या है वो उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो मतलब कि वो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं आपके मोड ऑफ वाइब्रेशन के, और जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपका वही बताता है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे देख रहे हो स्ट्रेचिंग बेंडिंग ये सारी चीजें जो क्या है, ये सब मोड ऑफ वाइब्रेशन है। और ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है यही आपका बता रहा है किसी में ज्यादा हो रहा है किसी में कम हो रहा है। तो ये जो ज्यादा और कम आपका हो रहा है मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन इज डिक्टेट करता है आपके सिग्नल। ठीक है, तो डायनेमिक डायपोल मूवमेंट मतलब इतना ही आपका कि आपको आईआर में टाइम के साथ में विद अ फंक्शन ऑफ टाइम जो डायपोल मूवमेंट चेंज करता है वो आपके आईआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, इससे और आप हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ आपके जो मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम डील कर रहे हैं और वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं आपके कि कितना एक्टिव मॉलिक्यूल है या फंक्शनल ग्रुप कितना एक्टिव है फॉर द स्ट्रक्चर इलुसिडेशन, किस पे उसकी फ्रिक्वेंसी आ रही है वही हम उसको बताते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा फिजिकल एस्पेक्ट नहीं जा रहे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट बैनवन बहुत ब्यूटीफुली दिया है, आप कहोगे तो मैं एक दिन उसको पढ़ के आप लोग को समझा सकती हूँ। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन पार्ट का देखते हैं, लेकिन जो कल मैंने आपको डिस्कस किया था उससे मैं थोड़े से, जैसे आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, तो ये क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग से शेयर हो रहे हैं क्वेश्चन? नहीं मैम।
आई थिंक अब शेयर होगा। तो ये आप लोग फटाफट बताते जाइए, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इज शोन बाय द आई स्पेक्ट्रोस्कोपी? सबको पता होगा। वाइब्रेशनल वाइब्रेशन, हाँ। दूसरा क्वेश्चन है कि वेव नंबर इंक्रीजेस व्हेन द वेव एनर्जी क्या होगी? अच्छा, वेव एनर्जी जब कांस्टेंट नंबर, वही एनर्जी इंक्रीजेज होगा सर। अच्छा, वेव नंबर और वेव एनर्जी में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिलेशन याद है? जी मैम, बताइए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैम रिलेशन क्या है वेव नंबर का और एनर्जी का? नॉर्मल भी आपका जो नॉर्मल इक्वेशन याद है एक एनर्जी दूसरे की, का प्रोपोर्शनल होता है। जो नॉर्मल आपकी इक्वेशन होती है वो E इक्वल टू एच न्यू होती है जी ना? और जी न्यू न्यू या फिर C बाई लैम्डा कहते हैं, और 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं। यस ठीक है ना? तो आपकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर आपका वेव नंबर इंक्रीज करेगा तो मतलब एनर्जी इंक्रीज कर इंक्रीज जाएगा। करेगी। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंडिंग वाइब्रेशन? ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस सब होगा मैम इसमें, ई नंबर। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद व्हेन अ फंडामेंटल वाइब्रेशन कपल्स विथ एन ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड, द कपल्ड वाइब्रेशन इज कॉल्ड? फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस। आप लोग तो वेरी गुड, आप लोग तो सब पढ़ लिए हो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व्ड विथ? ये वाला जो है कंपाउंड्स। ये वाला कंपाउंड्स। कौन सा रूपम बेटा? बताइए। कार्बोनिल ये वाला जो है कंपाउंड्स। मैम लिखा हुआ। कार्बोनिल कंपाउंड होगा सर। ऑप्शन ए। और कोई बताइए। हाँ, कल ही मैंने डिस्कस किया था कि फर्मी रेजोनेंस इज ऑफन ऑब्जर्व्ड विथ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैंने सोचा कि एक फास्ट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हम लोग कल पढ़े थे, मैं कोशिश करूंगी कि डेली जो पढ़ाऊं उससे थोड़े से ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के एक रिवीजन टाइप का हो जाए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग ने थोड़ा थोड़ा हुक्स लॉ देखा था। हाँ, कब ये एज्यूम किया था कि आपके जो दो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे हैं? वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बॉन्डेड है एक स्ट्रिंग से, और वो दो एटम जो है वो एक मास की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बिहेव कर रहे हैं मास की तरह, इसको हम लोग M1 M2 ले रहे थे, और जो स्ट्रिंग का जो बॉन्ड है उसको एक स्प्रिंग कांस्टेंट से बता रहे थे, जो कि K था, है ना? और साथ में ये भी पढ़े थे कि जो K है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी से। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बॉन्ड वीक होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी के की वैल्यू कम होती है और आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिसका कि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। म्यू बता रहा था आपका रिड्यूस मास, जिसका फॉर्मूला है M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये जो आपका है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ये आपको एक एक एग्जाम्पलीफाई के लिए दो तीन चीजें बताई थी। जैसे आपका अगर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सीसी सिंगल बॉन्ड होता है सबसे स्लाइड वीक नहीं दिख होता रहा है। है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा? स्लाइड नहीं दिख रहा है। स्लाइड नहीं दिख रही है?
नहीं अरे तो आप लोग पहले नहीं बोले, मैं सोची स्लाइड दिख रही है आपको। अभी दिख रही है? जी मैम। जो C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C है, ये हम लोग ने पहले ही देख लिया था कि जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल देगा। इसके बाद हम देखे थे कि जो अगर दो मॉलिक्यूलर वेट के मास के लगे हुए हैं M1 M2 के, तो अगर हम एक को कांस्टेंट रखें, एक को कार्बन ही रख लें, तो जो दूसरा है जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो जैसे जैसे वेट आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो फ्रिक्वेंसी है एब्जॉर्प्शन वो आपकी कम रेंज में कम जाएगी। होती जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो के के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन और आपके वेट के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शन। फिर हम लोग ने आगे देखा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं ये मोड ऑफ वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। स्ट्रेचिंग दो तरीके की होती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, और बेंडिंग आपकी 4 तरीके की होती है, जिसमें जी से मैम। हमने ये देखा था कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस जो होते हैं वो ज्यादा आपके फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, सिग्नल देते हैं, और जो बेंडिंग होते हैं वो कम पे देते हैं। ठीक है, तो इसका साफ साफ एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम CH की बात करें तो CH स्ट्रेचिंग आपकी लगभग 3000 पर सेंटीमीटर पे आती है और CH बेंडिंग आपकी 1340 पर सेंटीमीटर पे आती है। अगर sp sp2 और sp3 की बात करें, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो होता है उसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो sp के केस में सबसे ज्यादा होती है, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। दूसरी बात कि जहां पे रेजोनेंस होता है उस रेजोनेंस से पर्टिकुलर बॉन्ड वीक हो रहा है कि स्ट्रांग हो रहा है, ये देखने लायक बात होती है। अगर बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में रेजोनेंस के बाद में उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ये मैं एक जनरल बता रही हूँ। यहाँ पे जो दिया है ये कार्बोनिल का दिया है, जो कार्बोनिल आपका सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। तो सीधा सीधा बेसिस है, अगर आपका बॉन्ड सिंगल से डबल बॉन्ड की तरफ माइग्रेट कर रहा है, मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड की तरफ हो रहा है, तो आपकी के की वैल्यू ज्यादा होगी और आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा आएगी। अगर आपका सिंगल बॉन्ड की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, मतलब आपका रेजोनेंस ऐसा कर रहा है कि वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर पे आ रहा है, तो आपकी जो वीक होगा आपका बॉन्ड, और जिसकी वजह से आपके बॉन्ड वीक होने के साथ साथ में फ्रिक्वेंसी कम सिग्नल पे एब्जॉर्ब करेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी मैंने बोला था कि आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे करते रहिएगा। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेशन आ जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर दो तरीके पे बेस करता है आपका, एक डिस्पर्सिव होता है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसमें नॉर्मल स्पेक्ट्रोमीटर की तरीके से ही एक सोर्स होता है जिससे इंफ्रारेड एनर्जी आती है, दो मिरर लगे होते हैं जिससे रिफ्लेक्ट, 3 मिरर लगे होते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करके पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाती है। मिरर लगाया जाता है ताकि जो आपकी लाइट है आप जिस डायरेक्शन पे चाहो उस डायरेक्शन पे मूव कर जाए। यहाँ पे हम 3 जगह पे लगा रहे हैं ताकि हमारी लाइट बाइफरकेट करके फिर इस तरीके से मिरर जो लगाया है उससे हमारा रिफ्लेक्ट करके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये आपने जब आप ऑप्टिक्स पढ़े होंगे 12th में तो ये आपको पढ़ाया गया होगा कि हम मिरर लगाते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाइट पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने लगती है। इसीलिए ये जो मिरर हैं ऐसे एंगल पे रखे जाते हैं, अगर हमको 90 डिग्री पे डायरेक्शन चाहिए लाइट का कि हमारी लाइट माइग्रेट करे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम मिरर का पर्टिकुलर एंगल लगाते हैं। अब जो लाइट है ये जैसे आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा, देखिए आपने उसमें जो पढ़ा था NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसमें तो पढ़ा था कि आप एक ट्यूब लेते हो, उस ट्यूब में सैंपल लेते हो सोल्यूशन बना करके, और फिर उसको मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होते हैं उसके बीच में एक कंटेनर होता है उसमें डाल दिया जाता है। यहाँ लेकिन आपने, अगर आपको याद है तो आपने ये पढ़ा था अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि आप जो सैंपल रखते हो उस सैंपल के साथ में एक रेफरेंस सेल भी लगते हो। उस रेफरेंस सेल में क्या होता है कि जो ब्लैंक सॉल्वेंट है वो होता है,
एक में तो आपका कंपाउंड होता है जिसके साथ सॉल्वेंट होता है, और दूसरा आपका जो क्यूवेट होता है उसमें केवल जो कि रेफरेंस सेल हम जिसको बोलते हैं उसमें आपका केवल सैंपल होता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट के केस में यहाँ पे जो रेफरेंस सेल है आपका वो रेफरेंस सेल दिखाया गया है, सैंपल सेल दिखाया गया है। फिर बीम चॉपर है, बीम चॉपर मतलब जैसे चॉप करना होता है लाइट को छोटे छोटे उसमें, वैसे ही ये भी बीम चॉपर है। और फिर वो पर्टिकुलर मिरर से करके आपको डायरेक्शन देती है, जाती है डिटेक्टर के पास। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर में होता है वो होता है सोर्स, फिर आपका होता है जहाँ पे आप प्रोब रखते हो या सैंपल रखते हो, उसके बाद होता है डिटेक्टर, और उसके बाद होता है एनालाइजर। ये चार पार्ट आपके इम्पोर्टेंट है किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर। तो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करने के बाद एम्पलीफाई करता है उस सिग्नल को, ताकि आप डिटेक्टेबल रीजन पे मतलब डिटेक्टेबल आपको जो स्पेक्ट्रा मिले वो पहचान पाओ। ठीक है, ये जो ऊपर है ये आपका डिस्पर्सिव टाइप का है, और जो नीचे है ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यही कि जो सिग्नल्स मिलते हैं उसको वो रीडेबल स्पेक्ट्रा के फॉर्म में चेंज कर देता है। जो सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म के पहले मिलते हैं वो हमारे लिए रीडेबल नहीं होते हैं, उसमें आपका जैसे आपने एनएमआर में देखा था वैसे ही पीक्स को वो रीडेबल स्पेक्ट्रा में जो आपका इंटरफेरोग्राम मिलता है जिसको कि आप देखते हो, एनालाइज करते हो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन के लिए, वो जब कंप्यूटर में जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद में तो वो एज इट इज जाता है जैसे कि आप उसको पढ़ते हो। जो आपका स्पेक्ट्रा दिया जाता है वो परसेंटेज ट्रांसमिशन के फॉर्म में दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के फॉर्म में दिया जाता है। जो परसेंटेज ट्रांसमिशन है आपका, इसका मतलब क्या है, आई एस डिवाइडेड बाई आई आर इंटू 100। ये जो परसेंटेज ट्रांसमिटेंस है आपका, आई एस इसमें है जो सैंपल जो इंटेंसिटी है उसकी वो, और आई आर है आपका जो रेफरेंस बीम है उसकी इंटेंसिटी। तो ये आपका परसेंटेज ट्रांसमिटेंस देता है, मतलब कितनी लाइट आपकी, कितना परसेंट लाइट आपकी ट्रांसमिट हो रही है। और जो रिकॉर्ड किया जाता है और उसको प्लॉट किया जाता है 2 डायमेंशनली वेव नंबर के अगेंस्ट, जिसको हम स्पेक्ट्रा के फॉर्म में पढ़ते हैं। जो पीक हमें मिलती है, ठीक है, जो हमें पीक मिलती है वो पीक आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी लैम्डा मैक्स पढ़ते थे, यहाँ पे भी जो पीक होती है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करती है। और वो जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, बस डिफरेंस इतना ही है कि आईआर के केस में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का मतलब है मिनिमम, क्योंकि वो मिनिमा ही दिखाएगा। ठीक है, अब जो एब्जॉर्प्शन है वो ट्रेडिशनली क्या कहा जाता है, पीक कहा जाता है, जो आपकी ऐसे शार्प सी आती है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। एनएमआर के सिग्नल आपके एकदम सिंगलेट ट्रिपलेट एकदम एक एक लाइन की तरह आते हैं। अल्ट्रावायलेट सिग्नल जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वो ब्रॉड आता है, और आईआर स्पेक्ट्रम जो आता है आपका, उसका स्पेक्ट्रम आईआर का इन कंपैरिजन टू एनएमआर ब्रॉड होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अल्ट्रावायलेट ये आपका थोड़ा सा ब्रॉड कम होता है। उसका रीजन यही है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों ही उसके अंदर भी इंक्लूड होते हैं, वो माइन्यूटली उसमें भी चलता है आपका ट्रांजिशन। जबकि जो आईआर स्पेक्ट्रम होते हैं उसमें केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो उसी से एसोसिएटेड होता है, इसीलिए उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम हो। यहाँ पे जो आपको स्पेक्ट्रम लेना है कंपाउंड का, वो किसी न किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है। जनरली जो सॉल्वेंट होता है वो आपका डी गैस कर लिया जाता है, ताकि गैस एयर की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आईआर किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन और सॉलिड के बारे में बताया है कि जो सॉल्यूशन है आपको, वो जब हम सैंपल बीम के डायरेक्शन में रखते हैं, उसके जहां से वो आ रही है और उसके डायरेक्शन में रखते हैं,
तो जो आपका ये आपको बता दिया कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो रेफरेंस बीम होता है, और जब वो प्योर सॉल्वेंट में कोई कंपाउंड डाल दिया जाए तो वो सैंपल बीम का होता है। ठीक है, और जब टोटल लिया जाता है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देता है जो रेफरेंस बीम है उसको, जैसे कि उसमें आप अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखे थे कि जो रेफरेंस सेल और जो नॉइज है या सॉल्वेंट की जो आपकी एब्जॉर्प्शन है लैम्डा मैक्स, वो कैंसिल आउट हो जाती है अपने आप वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू। वैसे ही आईआर में भी आपका जो आप देखते हो वो सब्ट्रैक्टेड पीक देखते हो, सब्ट्रैक्टेड स्पेक्ट्रा देखते हो, उसमें ऑटोमेटिकली जो इंस्ट्रूमेंट है वो सैंपल बीम को रेफरेंस बीम से सब्ट्रैक्ट करके आपको दिखाता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये भी इफेक्ट आपका कैंसिल करता है अगर कोई एटमॉस्फेरिक गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर कहीं से सैंपल से आया या फिर कहीं से आया तो उसको भी। तो जो कन्वीनियंट फीचर है, जो कि रीजन है आपका, ठीक है, कि आप अधिकतर जो कन्वीनियंट तो डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होता है ना, क्योंकि वो डबल बीम होता है। डबल बीम हम उनको कहते हैं जिसमें रेफरेंस और सैंपल दोनों होता है, ठीक है, उसको डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये इंटेंसिटी का रेशियो मेजर करता है आपका, ठीक है, और जो प्योर लिक्विड एनालाइज किया जाता है आपका सॉल्वेंट में बिना कंपाउंड के रखे, जैसे सैंपल में बीम में सैंपल और सॉल्वेंट दोनों होता है आपका, वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है रेफरेंस। तो अब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे डीप में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ ये एज यूजुअल आपके पाविया से बता रही हूँ। तो जब थोड़ा सा इसको भी बस देख लेते हैं कि हम जो सैंपल बनाते हैं आईआर का, ये आईआर का सैंपल हम लिक्विड, सॉलिड और आपका जनरली जो मेजर किया जाता है, नोट किया जाता है, वो आपका लिक्विड या फिर सॉलिड में किया जाता है। अब आप कैसे डिटेक्ट करते हो लिक्विड के केस में, तो उसको क्या करते हैं हम डिसॉल्व कर देते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। एक टर्म होता है नीट। नीट मतलब कि अगर कुछ कंपाउंड आपके लिक्विड होते हैं, है ना, होते हैं ना, वो टोटली वही कंपाउंड हो, लिक्विड कंपाउंड, उसी को नीट कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, नीट मतलब कि बिना सॉल्वेंट मिलाया हुआ। जी। कुछ कंपाउंड आप कोई लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हैं? जैसे ब्रोमीन हो गया मैम। बेटा अभी भी मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओ अच्छा, तो बोल रहे मैम ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ने बोला लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे एग्जांपल दीजिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिक्विड होते हैं, कुछ भी देखे हो बेटा? आप लोग तो लैब में भी देखे हो, बहुत से देखे हो आप लोग। नहीं? इथेनॉल। वेरी गुड। इथेनॉल, और इथेनॉल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मिथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, और बेंजीन हो गया, बेंजीन भी लिक्विड है। नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनोल्फिन हो गया। नेफ्थलीन, एंथ्रासीन लिक्विड होता है? नहीं। नेफ्थलीन बॉल्स तो हम लोग घर में भी यूज करते हैं ना प्यूरिफिकेशन के लिए। चलिए ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो लिक्विड फॉर्म है। तो अगर हम एज इट इज यूज करें तो उनको नीट कहा जाता है। बिना सॉल्वेंट के यूज करें तो उनको नीट कहा जाता है। अब आपका कैसे करते हैं इसको, तो क्या किया जाता है कि सॉल्ट प्लेट होती है पोटेशियम ब्रोमाइड की या सोडियम क्लोराइड की, उनको सॉल्ट प्लेट कहा जाता है, छोटी छोटी सी होती है, और उसके बीच में स्क्वीज कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, एक थिन फिल्म बना दिया जाता है आपके कंपाउंड की, जो कि नीट फॉर्म में होती है। मतलब केवल लिक्विड सैंपल विदाउट सॉल्वेंट उसको डाल देते हैं, और सॉल्ट जो कि आप सॉल्ट प्लेट जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा अब आपका जो सोडियम क्लोराइड है,
पोटेशियम ब्रोमाइड है, दोनों सॉल्ट है, मतलब जो प्लेट्स है आपकी वही सॉल्ट की है, तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने पहले ही बोला कि अगर सॉल्यूशन में भी आपका ले रहे हो, सॉल्वेंट एज इट इज नहीं आ पा रहा है, तो भी आपका क्या होना चाहिए, हाइड्रेटेड, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, पानी उसमें से पूरा का पूरा उड़ जाना चाहिए। इसको रोटावेपर से, रोटेटरी इवेपोरेटर होता है, उससे आपका सॉल्वेंट उड़ाया जाता है, हाई वैक्यूम देते हैं आपका, और थोड़े से हीट के साथ में, जिससे कि आपका जो वाटर वेपर है वो भी निकल जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसे निकल जाता है, कुछ कंपाउंड में प्रेशर देने पे निकलता है। अब जो सॉलिड है, वर्षा, जो सॉलिड है उसको भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं। ये आपका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि आपके बेटा एग्जाम के क्वेश्चन हो चाहे नेट CSIR के क्वेश्चन हो, उसमें एक लाइन में ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सॉलिड जो निकाला जाता है उसमें 3 मेथड है, तो वो 3 मेथड जैसे कि KBR पेलेट मेथड है, दूसरा न्यूजॉल-मल मेथड है, तीसरा आपका ऐसा सॉलिड है जो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए, जो मैं बता रही थी कि जैसे DCM में डिसॉल्व कर लिया जाए या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर लिया जाए, लेकिन आपका पूरी तरीके से उसमें वाटर नहीं होना चाहिए, ड्राई सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्वेंट जिसमें कि थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होता है उसको ड्राई सॉल्वेंट कहा जाता है, तो ड्राई सॉल्वेंट होना चाहिए। या तो जब आप KBR पे, मैं इसको पूरा नहीं बता रही हूँ, जिसको इंटरेस्ट होगा बेटा वो पाविया से पढ़ लीजिएगा, तो बस ये बता रही हूँ कि जो सॉलिड्स है वो KBR पेलेट, न्यूजॉल-मॉल, और फिर उसको सॉल्वेंट से करके हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि हम जब IR देखते हैं तो सबसे पहले हमको क्या देखना चाहिए, किसी भी मॉलिक्यूल में हमको क्या क्या दिखता है IR स्पेक्ट्रम, हमको दिखता है पीक। पीक कैसी पीक, बड़ी पीक है, छोटी पीक है, ब्रॉड पीक है, शार्प पीक है, कि पीक जो आ रही है वो उसका वैल्यू किधर है, किस रेंज में वो पीक फॉल करती है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए आपको पीक कोई जो भी दे रहा है, मतलब जो उसका स्पेक्ट्रम आ रहा है, वो स्पेक्ट्रम जब वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच्ड है तो आपका वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। जो भी अगर सेम कंपाउंड है तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आएगा अंटिल कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्योरिटी है आपकी। जो टिपिकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, इसमें एग्जांपल लिया मान लीजिए 3-methyl-2-butanone, 3-methyl-2-butanone में फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ आपका, कीटोन, है ना, कीटोन हुआ। अब आपका जो स्पेक्ट्रम है, सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीक, स्ट्रॉन्ग पीक आती है, तो शेप और इंटेंसिटी, हम वैल्यू तो देखते ही देखते हैं IR में, साथ में शेप और इंटेंसिटी देखते हैं कि पीक हमारी कैसी आ रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि CO है और CC है, जैसे हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि जो कार्बोनिल और C+C की जो पीक आती है वो देखिए कितना ज्यादा सिमिलर है या आसपास है। सिमिलर मतलब कि आसपास है। तो कैसे बताएंगे कि आपकी कौन सी पीक किसकी है, क्योंकि अभी तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक 18-50 है, 16-30 है, एक बता रहा है 16-80 से 16-20 है, लेकिन क्या आप स्पेक्ट्रम में बताओगे? हाँ बताओगे। कैसे बताओगे? उसका रेंज देखकर, हाँ उसके रेंज को देखकर कितना से कितना तक गया है। नहीं, यही तो मैं बता रही हूँ बेटा, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे अभी ये एग्जांपल लीजिए, अभी मैंने बताया CO और CC का तो आप नहीं समझ पाए। OH और NH का देखिए, OH और NH कितने पे आ रहे हैं? 3650 से लेकर 3200 और 3500 से लेकर 3300 तक। तो ये दोनों जो पीक है, ये दोनों ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है? देखिए OH की पीक भी 3650 पे आ रही है, 3200 तक, और जो आपकी NH है ये भी आपकी जो आ रही है वो 3500 से 3300 तक आ रही है।
तो पीक ओवरलैपिंग हो रही है। अगर एक ही मॉलिक्यूल में आपका जो दोनों पीक आ रही है, आपको कैसे बताएंगे कि कौन सी पीक किसकी है? बता पाएंगे? नो मैम। तो इसके लिए ही आप शेप और इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक है। मतलब जो पर्टिकुलर पीक है उसकी वैल्यू भले ही उस रेंज में हो, लेकिन कभी भी शेप और इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। जैसे CO और CC दोनों पास पास में हैं, लेकिन जो कार्बोनिल की पीक होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड की पीक होती है वो बहुत छोटी सी आती है, एकदम नन्ही सी आती है। उसको एग्जाम हम लोग देखते हैं फिगर के फॉर्म में। ये देखिए, ये फिगर दिख रही है, इसमें C डबल बॉन्ड C की पीक देखिए, दोनों लगभग एक सेम पे थी, लेकिन कार्बोनिल की पीक कैसे आ रही है, कितनी स्ट्रांग आ रही है? आ रही है जी मैम जी। स्ट्रांग मतलब ज्यादा बड़ी, ठीक है। जबकि शार्पनेस कहेंगे तो शार्पनेस C डबल बॉन्ड C के पीक में ज्यादा है, एकदम पॉइंटेड है। कार्बोनिल के कंपेयर में C डबल बॉन्ड C देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, ये इतना मोटा सा है, और ये आपका जो C डबल बॉन्ड C है वो कितना छोटा है लेकिन शार्प है, ठीक है। तो ये होता है शेप। आपको धीमे धीमे पहचानना है कि शेप कैसा होता है। अगर आपका कार्बोनिल ग्रुप दिया हो या फिर आपका C डबल बॉन्ड C दिया हो, तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो कार्बोनिल और C डबल बॉन्ड C में यही डिफरेंस है कि जो C डबल बॉन्ड C है वो छोटा आता है, पीक शॉर्ट आती है इन कंपैरिजन टू कार्बोनिल, और जो आपका C डबल बॉन्ड C है छोटे होने के साथ साथ शार्प भी होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे OH और NH की। OH और NH भी एक ही में ही आते हैं, ऑलमोस्ट इनका रेंज। तो हम पहचानेंगे कैसे? उसके शेप से पहचानेंगे। अगर OH प्रेजेंट है तो जो पीक OH के लिए आ रही है वो ब्रॉड होगी, उस रेंज की पीक, और अगर NH है तो वो शार्प, ठीक है। आप लोग को दोनों फिगर से साफ साफ समझ में आ रहा है। देखिए OH की पीक कितनी ब्रॉड है और NH2 की पीक कैसी है। देखिए अगर एक पीक आती सिर्फ एक, तो एक बड़ी सी आ जाती, लेकिन उसके साथ में क्या आता है? छोटे छोटे ओवरटोन्स, है ना, तो जो बताया था आपका। तो ये जो OH और NH की पीक है ये एकदम साफ साफ आपको क्लियर होगी, मुझे लगता है। जी मैम। तो हम लोग आगे बढ़े, ये जी। माइंड में रखना है कि वैल्यू तो ध्यान देनी है, साथ में शेप और इंटेंसिटी भी ध्यान देनी। अब कोरिलेशन चार्ट जो है टेबल का, उसमें दिया हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितने पे आती है, उसकी इंटेंसिटी कैसी होती है, ठीक है। ये पढ़ेंगे, ये धीमे धीमे करके आप देखेंगे, जरूरी नहीं है ये सारा चीज एक साथ ही याद हो जाएगा आपका। जितना क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब हमें अगर स्पेक्ट्रा पता करना हो, मान लीजिए, तो हम कैसे पता करेंगे? हमें खाली IR दिया है, NMR वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो सॉरी, उस केस में आपको पता करना होगा कि कैसे जा रहा है, ठीक है ना। मतलब एक एक करके हम जाएंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीक कार्बोनिल की आती है, तो इसीलिए कोई भी मॉलिक्यूल हमको मिले, सबसे पहले हम देख ले कि उसमें कार्बोनिल की पीक आ रही है कि नहीं। वो पीक किसी की सिंपल कार्बोनिल की वजह से हो सकती है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन की वजह से भी हो सकती है, या फिर एसिड के गैस में हो सकती है, ठीक है। इसके बाद कार्बोनिल आपको देख लिए, अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वेल एंड गुड, आपका कार्बोनिल प्रेजेंट है, उसकी पीक आ रही है, और साथ में पीक आने के साथ साथ में उसकी जो इंटेंसिटी और शेप है वो भी मेंटेन। अब आपका कार्बोनिल के बाद में अगर कार्बोनिल प्रेजेंट है तो उस कार्बोनिल के बहुत से ड्राफ्ट हो सकते हैं, बहुत से वो हो सकते हैं ग्रुप उससे एसोसिएटेड, लाइक अगर कार्बोनिल प्रेजेंट है तो एसिड अगर है, अमाइड अगर है, ईस्टर अलग है, एनहाइड्राइड अलग है,
तो ये सारे के सारे कार्बोनिल एनहाइड्राइड, ये सारे कीटोन्स है, ये सारे के सारे कार्बोनिल फंक्शन रखेंगे ही रखेंगे। तो मिनिमम जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है। ठीक है, अब अगर एसिड प्रेजेंट है तो कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा उसमें OH प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि हमें ध्यान देना है कि क्या जो कार्बोनिल की पीक आ रही थी लंबी सी स्ट्रॉन्ग सी, उसके अलावा भी और कोई पीक है क्या। अगर हमें 3400 से 2400 तक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल रहा है तो इसका मतलब कि हमारा ठीक है, आगे हमारा एसिड है। इसके बाद में अमाइड, CO के साथ में NH लगा हुआ रहता है, इसका एब्जॉर्प्शन मीडियम होता है। ठीक है, कभी कभी ये आपके डबल पीक के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, कौन, अमाइड। ईस्टर्स में भी कार्बोनिल है लेकिन इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में 2 कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। उस केस में ईस्टर्स CO के साथ में OR लगने की वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन रखता है। किसमें, आपके जो CO के साथ में जो OR ग्रुप है उसमें, सॉरी जो एनहाइड्राइड है जो CO के साथ में CO है, तो दोनों CO एब्जॉर्प्शन आपका 1810 और 1760 में आता है। अगर एल्डिहाइड है तो नॉर्मल CO के साथ में हाइड्रोजन होगा, मतलब कि CH स्ट्रेचिंग भी आपकी 2850 पे आएगी, लेकिन इसकी जो पीक होगी वो बहुत ही छोटी होती है, शार्प हो सकती है लेकिन छोटी हो सकती है। अब एल्डिहाइड जो होता है वो मैंने आपको बताया ही, जैसे केवल CH स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा होगी, कार्बोनिल होगा ही, और कीटोन्स में आपके पांचों चीज, मतलब ये सब नहीं है तो कीटोन, मतलब अगर आपका एसिड है तो ये सब पीक देखनी होगी आपकी कार्बोनिल के अलावा, टिल एल्डिहाइड कीटोन तक जहां पे कि स्क्रीन शेयर नहीं है या क्वेश्चंस नहीं है। अब अगर मान लीजिए अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि कार्बोनिल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, तो कार्बोनिल प्रेजेंट का तो हम लोग ने देख लिया, अब कार्बोनिल एब्सेंट का देखते हैं। आपका ये बेटा ये अभी 1.5 मिनट में कट जाएगा आपका, है ना। तो आज मैं आपको इससे ज्यादा, आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो गई तो उससे भी थोड़ा सा टाइम चला गया, लेकिन कल फिर से कोशिश करूंगी कि ज्यादा नहीं जाए, लेकिन क्योंकि 1.5 मिनट में आपका कट जाएगा तो हम लोग दोबारा आज नहीं जुड़ेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा देर मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि IR इस वीक खत्म हो जाए। तो इस वीक खत्म होने का मतलब है कि कल मैं खत्म कर दूं और सैटरडे को आपके क्वेश्चंस करा दूं, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो कार्बन है, ये आप लोग थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा देखिएगा भी, कि जैसे मैंने बताया कि कार्बोनिल प्रेजेंट है तब तो इंडिविजुअली ईस्टर, एनहाइड्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब हो सकते हैं। साथ में अगर कार्बोनिल एब्सेंट है तो उसके लिए क्या, किस सीक्वेंस से जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। क्यों, क्योंकि किस सीक्वेंस से जाएंगे, जहां पे हमारा सिग्नल मिला वहां पे रुक जाएंगे। इसीलिए कार्बोनिल अगर एब्सेंट होगा तो सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल्स देखेंगे, उसके बाद आपका जब OH है तो OH का आपका जो सिग्नल है वो आपने NH के ही बराबर आपने देखा था, 3400 के लगभग, 3300 के लगभग आता है, और